लिखो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम income from computation of income from business and profession और होगा बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ, कौन है ये? रतन ऑफ रतनलाल फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24 related to previous year 2022-23। ये पूरा लिख लेने के बाद हम लोग फॉर्मेट में आएंगे। पर्टिकुलर अमाउंट लिखना है, डिटेल नहीं लिखिएगा कोई। हाँ, पर्टिकुलर्स अमाउंट, गेट बंद है क्या? देखो तो, रुपीस अमाउंट रुपीस। तो ये हम लोग पीजीबीपी कर रहे हैं। ओके, पीजीबीपी मतलब आपके पास एक पीएल अकाउंट परोसा गया होगा। क्वेश्चन में देखिए, एक पीएल अकाउंट परोसा गया है। ये पीएल अकाउंट है मिस्टर रतनलाल ना। क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूट इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ मिस्टर रतनलाल। ओपनिंग स्टॉक इज गिवन, परचेजेस दिया हुआ है, सैलरीज दिया हुआ है, बाई साइड में है सेल्स, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, बैड डेट रिकवरी, बैंक इंटरेस्ट, क्लोजिंग स्टॉक है ना। डेबिट साइड में सारे खर्चे हैं। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 10% अबव कॉस्ट है। बिजनेस एक्सपेंसेस इंक्लूड 1 नंबर वेजेस है, 200 पर मंथ फॉर इज डोमेस्टिक सर्वेंट। ठीक है, देखिए सब चीज आंख में चुभेगा। घर के नौकर को 200 रुपया पर मंथ देता है और उसको बिजनेस का खर्चा में डाल के रखा है। टैक्स वाला को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? एलआईसी प्रीमियम दिया है 1600 ऑफ हिज ओन लाइफ, अपने खुद के लाइफ के लिए एलआईसी प्रीमियम है, वो बिजनेस का खर्चा में इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, परचेजेस में 40,000 रुपया का पेमेंट वो कैश में किया है। अब ये क्यों लिखा है? क्या कैश में पेमेंट नहीं कर सकता? कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम ₹20,000 एज पर इनकम टैक्स रूल। कितना? 20,000 एज पर इनकम टैक्स रूल। इनकम टैक्स के रूल के हिसाब से 20,000 रुपया वो मैक्सिमम कैश में खर्चा कर सकता है किसी भी चीज के पेमेंट में। इसके अलावा वो जितना भी पेमेंट करता है वो सारा का सारा ऐड हो जाएगा। याद रखिए, सारा का सारा, मतलब 20,000 से ज्यादा वो 40,000 खर्चा किया ना कैश पेमेंट में, तो पूरा का पूरा 40,000 ऐड हो जाएगा, उसका डिसअलाउड एक्सपेंडिचर माना जाएगा। कौन सा खर्चा माना जाएगा? डिसअलाउड एक्सपेंडिचर माना जाएगा। इस तरह से पूरा 40,000, अगर 3 लाख का कैश पेमेंट किया रहता तो पूरा 3 लाख डिसअलाउड एक्सपेंसेस माना जाता, पूरा 3 लाख डिसअलाउड एक्सपेंडिचर माना जाता। क्वेश्चन में चेक करिए, ओपनिंग स्टॉक इज गिवन, ओपनिंग स्टॉक है, लास्ट में देखिए नेट प्रॉफिट लिखा हुआ है, उसके हिसाब से। किसके हिसाब से? बस इसी को हम लोग अंडरलाइन करेंगे। नेट प्रॉफिट जो है ना, यहीं से हमारा सम शुरू होगा। तो उसने क्या प्रॉफिट बताया है अपना, हम लोग यहां पे लिखेंगे प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट एज पर बुक।
एज पर बुक। बुक के हिसाब से नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है अपने इस क्वेश्चन में, इसको आउटर कॉलम में है यहां पर लिख देंगे 2,20,000। सही है। इसमें हम लोग ऐड करेंगे और राजकुमार का एक डायलॉग लिखेंगे। वो डायलॉग क्या है, एक्सपेंसेस डिसअलाउड बट डेबिटेड टू पीएल। एक्सपेंसेस डिसअलाउड बट डेबिटेड टू पीएल। पता नहीं किस शैतान का शादी है कि कुछ और। डेबिटेड टू पीएल लिख दिए। साउथ इंडियन। एक्सपेंसेस डिसअलाउड बट डेबिटेड टू पीएल। अभी एडिट कर दीजिएगा। ओके ठीक है। हाँ, एक्सपेंसेस डिसअलाउड बट डेबिटेड टू पीएल ये लिख दिए। क्वेश्चन में देखिएगा, अब हम लोगों को उसका खर्चा वाला लिस्ट में सबसे पहले देखिए परचेजेस सही लग रहा है, सैलरी सही लग रहा है, होना चाहिए ना खर्चा। बिजनेस एक्सपेंसेस भी सही लग रहा है एक बार जब तक नीचे नहीं देखे। लेकिन इनकम टैक्स होना चाहिए क्या, इनकम टैक्स उसका पर्सनल खर्चा है ना, लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग वो खर्चा लिखे जो वो इंडिकेट नहीं किया है, क्योंकि इनकम टैक्स पर्सनल एक्सपेंसेस है। यहां पे लिख दीजिए इनकम टैक्स। $8,500। ये चाहो तो लिखोगे, जबरदस्ती लिखना नहीं है, इंप्रेस करने के लिए लिखते हैं। कभी कभी इंप्रेस करने के चक्कर में गलत इंप्रेशन हो जाता है। ये ब्रैकेट वाला चीज आप लोग चाहो तो लिखो, नहीं तो इग्नोर कर दो, वो भी इग्नोर कर देगा। लेकिन जहां आप दिखाना चाहोगे अगर कुछ गलत हो गया तो वो इग्नोर नहीं करेगा। सिंपल सा बात है, नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये तो बहुत अच्छा सीखती है। हाँ, नेक्स्ट क्या है, फाइन टू नेक्स्ट लिखा हुआ है फाइन्स टू एक्साइज ड्यूटी। डिपार्टमेंट है, एक्साइज डिपार्टमेंट को फाइन्स दिए हैं। अब देखिए फाइन्स देने का मतलब क्या हुआ, आप जरूर कोई गलती किए हो, और अगर आप गलती की हो तो फाइन्स दिए हो, और अगर आप फाइन्स दिए तो उसको हम खर्चा मान लेंगे तो आप फिर गलती करोगे, इसलिए हम ये गलती को डिसअलाउड करते हैं। समझ गए बात को। तो अगर आप फाइन्स दिए हो एक्साइज ड्यूटी को या किसी भी टर्म्स को, तो हम लोग उस खर्चा को क्या मानेंगे, उसको हम लोग खर्चा नहीं मानेंगे, उसको हम लोग डिसअलाउड कर देंगे। इसलिए नहीं तो आप पेनल्टीज और एक्साइज ड्यूटी या कुछ भी आप गलती करो और उसको खर्चा बना के दिखा दो। इसलिए किसी भी तरह का फाइन्स और किसी भी तरह का पेनाल्टीज विल नॉट कम इनटू अलाउड एक्सपेंडिचर। तो ये क्या है, फाइन्स टू, तो लिखो फाइन्स टू एक्साइज डिपार्टमेंट। कितना है, 12,000 यहां लिख दिए। फिर क्या है, उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन। किसी भी तरह का प्रोविजन इज डिसअलाउड एक्सपेंडिचर, यहां पे लिख लेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट। पीबीडीडी कितना है, 8,000 है। फिर क्या है, डेप्रिसिएशन एज पर बुक मानेंगे क्या, क्या मानेंगे, डिसअलाउड मानेंगे एज पर बुक। तो जो डिसअलाउड मानेगा हम आपके हिसाब से खर्चा उसको नहीं मानते, इसलिए हम इसको अलाउड नहीं करेंगे। 27,000। समझ आया। डोनेशन, किसी भी तरह का डोनेशन अगर आप खर्चा करते हो डोनेशन में, वो बोलने दो, अभी उसके हिसाब से हम ऐड कर दिए। ठीक है, डोनेशन टू पूरी टेम्पल है ना, कितना है, कहीं पे भी डोनेशन दे हम उसको अलाउड एक्सपेंडिचर नहीं मानेंगे। समझ लीजिए। नेक्स्ट है सेल टैक्स, तो देना ही पड़ेगा भैया,
बिजनेस कर रहे हो तो सेल्स टैक्स तो देना पड़ेगा ना। यहां तक समझ में आ रहा? तो सेल्स टैक्स तो देना ही पड़ेगा। ये अलाउड एक्सपेंडिचर, इसमें हमको कुछ नहीं चूकता, ये आपको देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो आप खुद जेल जाओगे। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस खर्चा है, देना पड़ेगा। एडवर्टीजमेंट देना पड़ेगा, नहीं तो बिजनेस कैसे चलेगा, है ना। नेट प्रॉफिट ये तो हम पहले ही ऊपर लिख दिए, ये सब कुछ लिख लिए। नीचे कुछ और खर्चा में कुछ दाग देख लेते हैं। बिजनेस एक्सपेंसेस इंक्लूड वेजेस 200 पेड पर मंथ टू इज डोमेस्टिक सर्वेंट। नहीं, ये नहीं चलेगा। आप अपना घर के नौकर को पैसा दो और बिजनेस का खर्चा बना दो, बोलो सही बात है क्या? नहीं है ना। तो हम लोग लिखेंगे क्या? वेजेस टू डोमेस्टिक सर्वेंट पर्सनल है, वेजेस टू डोमेस्टिक सर्वेंट 200 इंटू 12 2400 हुआ। फिर क्या है? LIP लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। भाई आपका पर्सनल खर्चा है ना, बिजनेस में कहाँ डाले, तो हम भी इसको क्या कर देंगे? डिसअलाउड कर देंगे। कितना है ये? 1600 है। 1600। फिर क्या है? अब हम लोग लिखेंगे कैश पेमेंट। कैश पेमेंट, ठीक है, इन एक्सेस ऑफ ₹20,000। 20,000 से ज्यादा अगर कैश पेमेंट करता है ना, तो वो संपूर्ण रुपया, याद रखिएगा, 20,000 से काट कर नहीं, संपूर्ण रुपया जितना पेड किया है वो उसका डिसअलाउड एक्सपेंडिचर मान लिया जाएगा। समझ आया? सारा का सारा रुपया डिसअलाउड एक्सपेंडिचर मान लिया जाएगा। समझ आया? तो यहां पे लिखा हुआ पॉइंट नंबर सी में कि वो 40,000 रुपया कैश में पेमेंट हुआ है, तो 20,000 से ज्यादा है तो हम लोग पूरे 40,000 रुपया को उसका डिसअलाउड एक्सपेंडिचर मान लेंगे। समझ आया? तो ये हो गया आपका सब कुछ जोड़ने वाला चीज, है ना। और कुछ बोला है जहां पे कुछ लग रहा है ना? कोई और खर्चे के बारे में बात नहीं है। टोटल कितना हुआ? 1,00,000। ये अंदर वाला 1 लाख हो गया। कहां से 1 लाख हो रहा है? ये क्या? सही है ना? ठीक है। ये क्या हो गया? जितने खर्चे उसको डिसअलाउड किया गया था। ठीक है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे लेस एक्सपेंडिचर अलाउड बट नॉट डेबिटेड टू PL। इसमें तुम जो बोल रही थी ना सुष्मिता, इनकम टैक्स के हिसाब से जो डेप्रिसिएशन दिया हुआ है वही खर्चा लिखते हैं, डेप्रिसिएशन एज पर, क्योंकि हमारे हिसाब से डेप्रिसिएशन ये है जो आप लेस किए उसको हम अलाउ नहीं करते हैं, तो इसलिए उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन आप ऐड कर दिए और इनकम टैक्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन आप लेस कर दोगे। कितना है? 22,000। ठीक है, बाहर डायरेक्ट लिख देते हैं क्योंकि और कुछ खर्चा नहीं दिख रहा। हो गया? दिखा यहां तक? अब लिखेंगे हम लोग उसके बाई साइड को देखते हैं। डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी और बैंक इंटरेस्ट, ये दो तो बाई साइड में इनकम है ना। ये ऐसा इनकम है जो इस हेड्स का नहीं है, जो इस हेड का नहीं है, वो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। कहां का है? इनकम फ्रॉम, बट कहीं भी सोर्सेस का हो, इस हेड का नहीं है तो इस हेड का इनकम वो नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? लेस इनकम फ्रॉम अदर हेड्स, इनकम फ्रॉम अदर हेड्स बट क्रेडिटेड टू PL। कौन कौन सा इनकम है ये? डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, या डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, डैश देके लिख दो, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी
4,000 है। और एक इनकम है बैंक इंटरेस्ट, कितना है? 15,000। तो टोटल मिलाकर कितना हो गया? 19,000 हो गया इनकम फ्रॉम। हाँ माइनस होगा, लेस लिखे है ना, ये भी माइनस होगा। ये दोनों को ऐड करके बाहर लेके जाएंगे फिर माइनस होगा। समझ आया? कहाँ इतना जगह है? समझ आया? नहीं अभी कुछ करना नहीं है। कैलकुलेशन कौन कर रहा है? अभी रुकिए, कैलकुलेशन नहीं करना, सब एक साथ करेंगे। ओके नेक्स्ट एक इनकम है बैड डेब्ट रिकवरी। थोड़ा देखिएगा, उसको ध्यान फरमाइएगा। बैड डेब्ट रिकवरी है ना, बैड डेब्ट रिकवरी, लेकिन ब्रैकेट में लिखा हुआ है डिसअलाउड। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? अब ये ध्यान रखिए, जब मेरा बैड डेब्ट हुआ था, कभी हुआ होगा, यहां लिखा है 2009-10 में कभी हुआ था, इतना पुराना बैड डेब्ट। आज वो आदमी का जमीर जग गया और मेरे को आके पैसा दे दिया, ठीक है। लेकिन उस समय हम गिड़गिड़ा के इनकम टैक्स वाले के सामने बोल रहे थे कि ये मेरा नुकसान हो गया है, ये आदमी मेरा पैसा मार लिया है। इनकम टैक्स वाला उस समय डिसअलाउड कर दिया, बोला नहीं हम इसको डिसअलाउड कर रहे हैं, मतलब वो खर्चा में नहीं जोड़ा, ऊपर जोड़ लिया था ये वाला जो कंडीशन है ना। आज जाके वो पैसा मेरे को रिकवर हो गया, आदमी अच्छा था, देकर गया पैसा। कितना पैसा था? 35,000 दे के गया। ये खुशी बहुत बड़ा खुशी होता है, डूबा हुआ मतलब मिल गया ना पैसा, बहुत बड़ा खुशी होता है। और ये सोच लो 9-10 का पैसा अभी मिल रहा है, तो अब समझ लो इस खुशी का क्या मतलब है ना। तो 35,000 रुपया वो डूबत पैसा हमको देकर गया। और उस समय वो इनकम टैक्स वाला वो इनकम को मेरा इनकम नहीं माना। क्या माना? इसको बोला कि ये आपका अलाउड एक्सपेंडिचर नहीं है, वो डिसअलाउड कर दिया। आज ये इनकम अचानक मेरा प्राप्त हुआ है, मेरे को अचानक मेरे को मिला है, तो इनकम टैक्स वाला बोलेगा कि आज आपका इनकम हुआ? बोलेगा? हम खुद बोलेंगे कि ये मेरा इनकम है। उस समय कहां थे जब हम इसको बोल रहे थे कि ये खर्चा है, तो ये मेरा डिसअलाउड एक्सपेंडिचर था ना, तो अभी ये डिसअलाउड इनकम है, तो ये इनकम हम इनकम के कॉलम में नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये इससे आप इनकम नहीं बढ़ा सकते हो, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? लेस करेंगे, क्योंकि टैक्स फाइल जो बनाएगा ना वो आप ही का कोई आदमी बनाएगा, ऑडिटर नहीं, है ना। तो वो ये सब चीज कंसिडर करेगा। तो अभी क्या करेगा वो? लेस इनकम नॉट टैक्सेबल बट क्रेडिटेड टू पीएल। इसका नाम क्या होगा? इनकम नॉट टैक्सेबल बट क्रेडिटेड टू पीएल। तो पीएल में वो क्रेडिट हो गया, तो वो तभी होगा जब प्रीवियसली डिसअलाउड था। अगर प्रीवियसली अलाउड होता है ना, तो आपका इनकम का पार्ट है, उसको लेस नहीं करिएगा। तो यहां पे लिखेंगे बैड डेब्ट रिकवरी, बैड डेब्ट रिकवरी, ब्रैकेट में लिखिए प्रीवियसली डिसअलाउड, प्रीवियसली डिसअलाउड। कितना रुपया था? 35,000। ये भी लेस होगा ब्रैकेट में। समझ गए? एकमात्र एडजस्टमेंट छूटा हुआ है। टाइम है कितना? 19 मिनट से ये सम चल रहा है, ठीक है, खत्म होने वाला है बस लास्ट वाला चीज। परचेज एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक हैज बीन वैल्यूड 10% अबव कॉस्ट। इस चीज को मैंने समझाया था। क्लोजिंग स्टॉक अगर ज्यादा है तो प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट डालेगा? ज्यादा हो जाएगा, तो इसको ठीक करने के लिए लेस करना होगा। लिखेंगे लेस, वो लिखने का जरूरत नहीं है, वो तो मैंने ऐसे ही बताया था कि एडजस्टमेंट ऑफ स्टॉक है। हम डायरेक्ट लिखेंगे ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ना। ऊपर देखिए क्लोजिंग स्टॉक कितना है ब्रैकेट में, दोनों ही है, वो तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग। हाँ, तो हम पहले 66 क्लोजिंग कर रहे हैं, पहले 66 था ना, तो 66,000 कितना परसेंट के बराबर है?
10%. 110, क्योंकि 10% ज्यादा है तो कितना परसेंट के बराबर है? 110। हमको कौन सा पोर्शन निकालना है? जितना से ज्यादा है वो पोर्शन निकालना है। तो 6000 बाहर माइनस होगा कि ऐड होगा? लेस होगा। अब आइए ऐड ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमारा कितना था? 11,000 था। 11,000 कितना परसेंट के बराबर था? तो 10% हमारा क्या होगा? ये ऐड क्यों कर रहे हैं समझ में आ रहा है? तो क्योंकि ओपनिंग स्टॉक बढ़ेगा, ठीक है, तो प्रॉफिट घट जाएगा। इसको हम लोग रेक्टिफाई करने के लिए बढ़ाना पड़ेगा। 5,000 हुआ, ये कितना हुआ? ये 10,000 हुआ ना? हाँ 5,000। 11,000 बाई 110 इंटू 10, 1,000 होगा। 1,000 देखने से तो 1,000 लग रहा है। तो 1,000 कर दिया। अब लास्ट वाला कॉलम सारा एडजस्टमेंट हो गया। तो अब देखिए शुरू से आप सम को देखती है। ये टोटल हम लोग किए थे कितना? पहले हमारा प्रॉफिट के हिसाब से कितना था? 2,20,000 था। 2,20,000 फिर 1,09,500 प्लस हुआ, 22,000 माइनस हुआ, 19,000 माइनस हुआ, 35,000 माइनस हुआ ना? 6,000 माइनस हुआ, 1,000 प्लस हुआ। प्रॉफिट 2,47,000. प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। इस हेड का पूरा नाम लिखेंगे। कितना बोले? 2,48,500. ये हो गया आपका बिजनेस का इनकम। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर ये सम हो गया।